My last lesson, मेरा My last French lesson, मेरा आखिरी French lesson part. Why? I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning any lesson, for seeking birds, eggs, or going sliding on the Sa. My books that I had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the suns were old friends now that I couldn't give up. क्यों? अभी तो मुझे पूरी तरह लिखना भी नहीं आया था। तो क्या मुझे और नहीं सीखना चाहिए? मुझे तब वहीं रुक जाना चाहिए। ओ मेरे पाठ लेसन न सीखने का कितना अफसोस था। पक्षियों के अंडे ढूंढने का या सार पर फिसलते हुए जाने के लिए मेरी किताबें, जो थोड़ी देर पहले मुझे एक समस्या लगती थी, जो ले जाने में इतनी भारी थी, मेरी व्याकरण और मेरा संतों का इतिहास अब मेरे पुराने दोस्त बन गए थे, जिनको मैं त्याग नहीं सकता था। M. Hamill, too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. How cranky he was. और एम हैमिल भी इस विचार ने कि वह दूर जा रहा था, कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मैं उसके डंडे के बारे में भूल गया था, और यह भूल गया था कि वह कितना सनकी था। हाउ क्रैंकी ही वॉज, वह कितना सनकी था। पुअर मैन, बेचारा। इट वॉज एन ऑनर ऑफ दिस लेसन दैट he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. उसने इस अंतिम लेसन के सम्मान में ये रविवार को संडे को पहनने वाले सुंदर कपड़े पहन रखे थे, और अब मैं यह भी समझ गया कि गांव के बूढ़े कमरे में पीछे क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए, दे वर सॉरी, उन्हें खेद था, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे स्कूल में और अधिक क्यों न गए थे, कि वो स्कूल में और अधिक क्यों न गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs. Namo. हमारे मास्टर अध्यापक का उसकी 40 वर्ष की ईमानदारी की सेवा का धन्यवाद करने और उस देश के प्रति जो अब उनका न रहा था सम्मान प्रकट करने का उनका यह तरीका था। कितनी ईयर सर्विस की उन्होंने? 40 ईयर्स, 40 साल सर्विस की। While I was thinking of all this, I heard my name
called. जब मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया. मेरा नाम पुकारा गया. It was my turn to recite. अब सुनाने की मेरी बारी थी. अब सुनाने की मेरी बारी थी. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake. And without one mistake. मैं पार्टिसिपल के उस भयानक खतरनाक नियम को सुनाने के योग्य होने के लिए और उस नियम को बिना गलती किए और ऊंचे एवं क्लियर शब्दों में सुनाने के काबिल होने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार था. पार्टिसिपल के रूल थे उनके लिए ये कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. मगर मैं तो पहले शब्द में ही अटक गया और अपने डेस्क को पकड़कर धड़कते दिल से खड़ा रहा और मुझ में सिर उठाकर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई. सिर उठाकर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई. I heard M. Hamel said to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. मैंने एम हैमिल को मुझसे यह कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, छोटे फ्रेंड्स, तुम काफी बुरा महसूस करते होगे. And now you see where we have come out. देखो यह कैसे होता है. देखो यह कैसे होता है. I heard M. Hamel to say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Abba, I have plenty of time. एम हैमिल को मुझसे यह कहते सुना कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, छोटे फ्रेंड्स, तुम काफ़ी बुरा महसूस करते होगे. देखो यह कैसे होता है. एवरी डे हम कहते रहे आपसे, अरे मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास बहुत समय है. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. और अब देखो हम कहाँ तक पहुँचे हैं. तुम कहते थे कि मैं इसे कल सीखूंगा. तुम कहते थे मैं इसे कल सीखूंगा और अब देखो हम कहाँ तक पहुँचे हैं. That's the great trouble with Elsie. She puts off learning till tomorrow. Learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you how it is. You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. और अल्सेस के साथ यही तो समस्या है. यहाँ के लोग
सीखने को कल पर टालते रहते हैं। अब उन लोगों के पास यह कहने का अधिकार होगा, यह कैसे है। तुम फ्रांसीसी होने का दम रखते हो और तुम्हारी अपनी ही भाषा को न तो तुम बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो, परंतु तुम सबसे बुरे नहीं हो। छोटे फ्रेंच, हमारे पास स्वयं को दोष देने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास स्वयं को दोष देने के लिए बहुत कुछ है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने को अधिक इच्छुक नहीं थे। वे तुम्हें किसी खेत या फैक्ट्री में काम पर लगाना चाहते थे ताकि थोड़ा धन और मिल जाए, और मैं भी दोषी हूँ। I have sent you to water my flowers instead of learning your lessons, and when I wanted to go fishing, I did not just give you a holiday. बताता है कि मैं भी दोषी हूँ। तुम्हारे माता पिता तो दोषी हैं ही, मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने कई बार तुम्हें पाठ पढ़ाने के बजाय, देखो लेसन पढ़ाने के बजाय, अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था। और जब मेरा मन मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने को होता था, क्या तब मैं तुम्हें छुट्टी न दे देता था। तो ये भी अपने आप को दोषी मानता है। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. फिर एक बात से दूसरी बात निकलती रही। एम हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करता रहा। उसने कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे क्लियर है और सबसे लॉजिकल, तर्क संगत है, और हमें अपने मध्य इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, और हम कभी इसे न भूलेंगे। क्योंकि जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो तथा कि जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक उस समाज के लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहें, तब तक ऐसा है कि मानो उनके पास अपनी आज़ादी की चाबी है। तो ओपन ग्रामर एंड रीड आवर lessons. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. क्या बताता है कि हमें अपनी जो लैंग्वेज है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किसी भी समाज को गुलाम बनाया जाता है जब तक उस समाज के लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहें।
अगर किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक उस समाज के लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहेंगे तब तक ऐसा है मानो उनके पास अपनी आज़ादी की चाबी है। उसके बाद कहा कि फिर उसने व्याकरण खोली और हमें लेसन पढ़कर सुनाया। मैं यह देखकर हैरान था कि मैं उसको कितनी अच्छी तरह समझ रहा था और वह भी बोल रहा था कितना आसान लग रहा था, कितना आसान, कि कितना आसान है। so easy. I think too that I had never listened so carefully. मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था और यह कि इतने धैर्य से उसने हर बात कभी समझाई ही नहीं थी। दोषी तो था ये, क्योंकि इन्होंने भी इतने अच्छे तरीके से इसको समझाया नहीं था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all the new before going away and to put it all into our heads at one stroke. कुछ ऐसा लगता था कि वह बेचारा व्यक्ति विदाई से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता था और एक झटके में सारा ज्ञान हमारे दिमाग में भर देना चाहता था। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है एक दिन में ही सब कुछ हो जाए। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग दैट डे। एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। क्या बात है। फ्रेंड्स एल्सेस क्या बताते हैं। व्याकरण के बाद हमारा लिखने का लेसन था। उस दिन एम हैमेल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर के आया। नोटबुक, अब कॉपियां यूज नहीं करते बेटा, कॉपी तो वर्ड गलत होता है, नोटबुक होना चाहिए। कॉपीज, नोटबुक, नोटबुक्स। नोटबुक्स लेकर के आया जिन पर सुंदर गोल लिखावट से लिखा था फ्रांस एल्सेस। क्या लिखा था? फ्रांस एल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. ये शब्द छोटे छोटे झंडों जैसे लग रहे थे। लग रहा था जैसे हमारी डेस्कों के ऊपर वे डंडों से लटक रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work and how quick it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. काश कि आपने देखा होता कि कैसे हर एक काम में लग गया था, हर कोई अपने काम में लग गया था और कैसी शांति छा गई थी। कागज के ऊपर पेन के रगड़ की आवाज़ ही एकमात्र आवाज़ थी। ठीक है, जैसे एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी टेस्ट देते हैं बेटा, तो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल पीस होती है और राइटिंग की आवाज़ ही आती है बस। राइटिंग मीन्स पेपर के ऊपर पेन चलने की आवाज़, बस वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low.
And I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? एक बार कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, पर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो मछली पकड़ने के हुक ट्रेस कर रहे, मानो यह भी फ्रेंचियों। छत के ऊपर कबूतर बड़े धीमे स्वर में गुटर गूं कर रहे थे, और मैंने मन में सोचा, क्या वे इन कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे?